नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। मेरा आज का विषय है हिंदी साहित्य का आदिकाल, भाग 8 के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, विशेषताएं, प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो हिंदी का महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, आदिकाल का महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इसकी विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले हम इसके रचयिता के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इसके रचयिता चंद बरदाई जी हैं। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि चंद बरदाई जी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और उनका काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वे सखा, मंत्री, सेनापति, सामंत थे, किंतु उनका अस्तित्व एवं कृतित्व जितना विवाद का विषय बनता गया, उतनी ही लोकप्रियता उनकी बढ़ती गई। यद्यपि चंद के विषय में इतिहास पूर्णतया मौन है और हमें उनके जीवन एवं साहित्य के विषय में कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं होता, तथापि अनेक विद्वानों ने उनकी रचना पृथ्वीराज रासो में आए हुए विवरणों के आधार पर उनके जीवन वृत्त को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद बरदाई जी का जन्म सन 1168 यानी संवत 1225 में लाहौर में स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तथा चंद का जन्म एक ही दिन माना गया है। चंद के पिता में महाराजा सोमेश्वर के दरबार में बताए गए हैं। यही कारण था कि बालक चंद और कुमार पृथ्वीराज को साथ साथ खेलने, कूदने, रहने तथा मित्र भाव को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, दोनों की शिक्षा दीक्षा भी एक ही साथ हुई। रासो के अनुसार चंद को पृथ्वीराज की ओर से 20 गांव मिले हुए थे। इनकी आय से वे संपन्न जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने को बरदाई कहते थे और प्रत्येक प्रसंग में पृथ्वीराज के साथ रहा करते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तो चंद अपने स्वामी को छुड़ाने के लिए गजनी पहुँचे और शब्द भेदी बाणों द्वारा पृथ्वीराज के हाथों गौरी वध करवाकर दोनों एक दूसरे को मारकर मुक्त हो गए। इस प्रकार जन्म के साथ साथ दोनों का प्राणांत भी एक ही दिन हुआ। स्पष्ट है कि चंद एक सच्चे मित्र, वीर, कवि तथा अपने स्वामी की मान मर्यादा के रक्षक थे। उन्होंने अपना जीवन संघर्ष अपने स्वामी को अर्पित कर दिया। रासों में आए अनेक स्थलों से स्पष्ट होता है कि वे एक अद्वितीय वीर तथा एक कुशल योद्धा थे। अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा में उन्होंने अपना जीवन तक उत्सर्ग कर दिया। साहित्य के क्षेत्र में वे व्याकरण, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण तथा अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी एकमात्र रचना पृथ्वीराज रासो में इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। प्रोफेसर वूलर आदि विद्वानों ने जयानक भट्ट द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य के आधार पर चंद के अस्तित्व को स्वीकारने से इनकार किया है। मुनिजिन विजय ने लिखा है कि इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चित एक ऐतिहासिक पुरुष थे और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उनका सम्मानित राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में एक काव्य रचना की थी
जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हम पृथ्वीराज रासो की विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के सर्वप्रथम संस्करणों पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास 4 संस्करण उपलब्ध है। इसके सबसे विशाल संस्करण में 69 समय है, यानी कि खंड या अध्याय है, और 16,306 छंद है। नागरी प्रचारणी सभा ने इस विशाल संस्करण का प्रकाशन किया है। दूसरा संस्करण पहले से थोड़ा छोटा है और इसमें कुल 7,000 छंद हैं। इसकी प्रतियां अबोध और बीकानेर के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसी संस्करण को प्रामाणिक माना है। तीसरे रूप में 3500 छंद है। चौथा रूपांतर भी अग्रचंद नाटा द्वारा खोजा गया था। इसका विभाजन अध्यायों में नहीं है। इसमें कुल छंद संख्या है 1300 है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को प्रामाणिक माना है। रासों के उद्धरण कार्य में जल्लहड़, चंद सिंह और अमर सिंह 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। दूसरी विशेषता इसमें श्रृंगार और वीर रस का वर्णन है। इस महाकाव्य में श्रृंगार और वीर रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है। रासोकार ने पृथ्वीराज का प्रेम वर्णन प्रस्तुत करने के लिए श्रृंगार रस के अनेक स्थल संजोए हैं, जिनमें नारियों के रूप चित्रण तथा संयोग वियोग संबंधी विविध दशाओं का वर्णन है। राजकुमारियों के नक्षिक वर्णन के साथ साथ पृथ्वीराज के साथ उनकी प्रेम क्रीड़ा का भी सुंदर वर्णन है। यद्यपि कवि चंद ने पृथ्वीराज की रानियों, इच्छिनियों, शशिव्रता, संयोगिता, पद्मावती आदि के सौंदर्य का वर्णन नायिका भेद को ध्यान में रखकर तो नहीं किया, परंतु फिर भी अनेक स्थलों पर नायिका भेद की छाया सी प्रतीत होती है। रासों में श्रृंगार के संयोग पक्ष का मुख्य रूप से वर्णन है, परंतु संयोगिता और पृथ्वीराज के वियोग श्रृंगार का भी सुंदर परिपाक हुआ है। चंद केवल कवि ही नहीं अपितु वह तलवार लेकर राजा के साथ युद्ध भूमि में भी जाता था। यही कारण है कि उन्होंने युद्ध भूमि का जीता जागता वर्णन किया है। व्यू रचना के चित्र तो बहुत ही प्रभावशाली हैं और कवि की प्रत्यक्षानुभूति के वर्णनों से तो वीर रस फूट फूट पड़ता है। हास्य और शांत रसों को छोड़कर अन्य सभी रसों का इस महाकाव्य में वर्णन उपलब्ध होता है। तीसरी विशेषता पृथ्वीराज रासों की आती है वस्तु वर्णन और प्रकृति वर्णन से संबंधित। पृथ्वीराज रासों में नगर, विवाह, रणसज्जा, युद्ध, शत्रु विजय, जल केली, आखेट आदि के वर्णनों में कवि की वर्णन शक्ति अद्भुत है। अनेक प्रकार के वर्णनों में कवि की रुचि दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त षड ऋतु वर्णन और प्रकृति वर्णन के साथ ही उद्दीपन विभाव के अंतर्गत कवि की उत्कृष्ट कल्पना शक्ति एवं उसके वर्णन कौशल का सुंदर परिचय मिलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ठीक कहा है, शोभा चाहे प्रकृति की हो या मनुष्य की हो, परंपरा प्रचलित रूढ़ उपमानों के सहारे ही निखरी है। अधीनस्थ सामंतों की स्वामी भक्ति और पराक्रम अत्यंत उज्जवल रूप में प्रकट हुए हैं। प्रकृति वर्णन में जहाँ कहीं कवि ने नाम परिगणन शैली को अपनाया है, वहाँ नीरसता और शुष्कता आ गई है। भाषा सौष्ठव की दृष्टि से यदि हम पृथ्वीराज रासों को देखें तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई भाषा का धनी है, बल्कि हम कह सकते हैं कि भाषा करबद्ध कवि का अनुसरण करती हुई दिखाई देती है। नदी, वन, पवन, युद्ध तथा सौंदर्य वर्णनों के प्रसंगों में भावानुकूल भाषा और शब्दों का प्रयोग करके कवि ने अपना कौशल दिखाया है।
स्वयं कवि ने षड भाषा पुराण तथा पुराणों का ज्ञाता होने का दावा भी किया है। षड भाषा पुराण एवं पुराण क्या होते हैं कि छंदों के शब्द मानो कवि के इशारे पर नाचते हुए प्रतीत होते हैं। रासों में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अरबी तथा फारसी भाषाओं के शब्दों के का बिल्कुल मिला जुला रूप हमें मिलता है। युद्ध वर्णन में जहाँ कवि की भाषा में ओज गुण है, वहाँ श्रृंगार, करुण जैसे कोमल रसों के वर्णन में उसका सरस और मधुर रूप ही मिलता है। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस महान ग्रंथ में प्रक्षिप्त अंशों की अधिकता के कारण भाषा में सर्वत्र एक रूपता नहीं मिलती। कुछ ऐसे अंश भी हैं जो शायद इसके साथ बाद में जोड़ दिए गए हैं और उनके रचयिता भी, जैसे हमने जिक्र किया, अलग अलग रहे हैं, तो उसके कारण भाषा में एक रूपता नहीं है और इसी कारण उसके व्याकरण का भी कोई व्यवस्थित रूप दिखाई नहीं देता है। अब यदि अलंकार योजना पे हम चर्चा करें तो रासोकार ने काव्य के भाव पक्ष को समृद्ध करने के लिए अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार योजना पूर्णतः स्वाभाविक और अनुकूल है। यद्यपि कवि ने शब्दालंकारों में अनुप्रास और यमक का सर्वाधिक प्रयोग किया है, परंतु उसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। सादृश्य मूलक अलंकारों में कवि चंद ने परंपरागत उपमानों का ही प्रयोग किया है, लेकिन कहीं कहीं कवि ने नवीन और मौलिक उपमानों का भी प्रयोग किया है, जिसके फलस्वरूप भाव सौंदर्य और भी अधिक प्रभावशाली हो गया। कवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों के रूप में विशेष सफलता प्राप्त की है। संयोगिता के सौंदर्य वर्णन में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जहाँ तक हम देखते हैं छंदों की विविधता की बात, तो छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग पृथ्वीराज रासों में हुआ, इतना और किसी आदिकालीन ग्रंथ में नहीं हुआ। इस महाकाव्य में छंद योजना पर कवि चंद का पूर्ण अधिकार है। अनेक प्रकार के वार्णिक तथा मात्रिक छंदों का सफल प्रयोग किया है। छपे, गाथा, दूहा, सट्टक, पद्दरिया आदि प्रमुख इसके छंद हैं और कवि का छंद प्रयोग कौशल इस बात से सिद्ध होता है कि एक ही प्रकार के वर्णन में उसने विभिन्न छंदों का बड़ी कुशलता से सफल प्रयोग किया है। इससे कवि के छंद वैविध्य का ज्ञान परिलक्षित होता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उचित कहा है, वैसे तो हर तलवार की झंकार में तोटक, तोमर, पदरी आदि पर उतर आते हैं, पर जमकर वे छपे और दोहा में ही लिखते हैं। डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी के शब्दों में हिंदी के आदि कवि चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी के दिल्ली अजमेर के पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तथा उसके प्रतिद्वंदी जयचंद, भीमदेव, चालुक्य तथा गजनी के अधिपति शहाबुद्दीन गौरी के राज्य, रीति नीति, शासन व्यवस्था, सेना, युद्ध शैली आदि का एक प्रमाण समता विषमता से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक अनैतिहासिक वृत्तों से आच्छादित अपने ढंग का एक अप्रतिम महाकाव्य है। यदि हम पृथ्वीराज रासो की इन विशेषताओं पर गहराई से विचार करें, चाहे वो रचना प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है या अर्ध प्रमाणिक है, परंतु फिर भी साहित्यिक दृष्टि से पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है। अब हम पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता या अर्ध प्रमाणिकता मानने वाले विद्वानों और उनके कारणों पर चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल का
विशाल महाकाव्य है और इसके कई रूप मिलते हैं। इन्हीं अलग अलग रूपों के आधार पे विद्वानों के 3 मत हमारे सामने आते हैं। पहला मत हम मानते हैं वे विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानते हैं कि ये ग्रंथ अप्रमाणिक हैं, इतिहास के साथ पूर्णतया ये मेल नहीं खाता। इस दल में कविराज मुरारीदान, श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इस दल के आलोचक इस पुस्तक को जिन कारणों से अप्रमाणिक मानते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। एक तो पहला कारण ये मानते हैं, ये बताते हैं इसको अप्रमाणिक मानने के पीछे कि घटनाओं में विषमता है। इस ग्रंथ में चौहानों को अग्निवंशी माना गया है पृथ्वीराज रासो में, जबकि प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में इन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का वंश इत्यादि ऐतिहासिक शिलालेखों से मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज की माता आनंगपाल की लड़की नहीं थी, क्योंकि शिलालेखों में उसे गहरवार वंशी बताया गया है। पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी था, जबकि रासो में कमला लिखा है। पृथ्वीराज रासो की बहन पृथा का विवाह समर सिंह से बताया गया है, परंतु यह शिलालेखों से प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वीराज के बाद समर सिंह 109 साल जिंदा रहा। पृथ्वीराज ने भीम सिंह का वध किया था, यह भी इतिहास से मेल नहीं खाता। एक बच्चा राजा का वध नहीं कर सकता। ओझा जी ने पृथ्वीराज और जयचंद की शत्रुता को भी तर्कसंगत स्वीकार नहीं किया है और न ही संयोगिता स्वयंवर को। शहाबुद्दीन की मृत्यु पृथ्वीराज से कराना भी मोहम्मद गोरी ये इतिहास सम्मत नहीं है। गोरी की मृत्यु गवरों के हाथों हुई थी, क्योंकि ये इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन के दूसरे युद्ध पृथ्वीराज चौहान उसमें हारे थे और जयचंद की मदद से शहाबुद्दीन गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान का वध कर देता है। तो ये बात इतिहास सम्मत नहीं है। आनंगपाल न तो दिल्ली का राजा था और न ही उसने पृथ्वीराज को गोद लिया था। पृथ्वीराज दिल्ली का शासक भी नहीं था। तो घटनाओं की विषमता तो ये है। दूसरा, समय की काल विषमता है, उनमें भिन्नता है। रासों में दी गई तिथियां और संवत भी इतिहास से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज का संयोगिता स्वयंवर में जाना, उसे नाना द्वारा गोद लिया जाना, शहाबुद्दीन की मृत्यु का संवत भी इतिहास से मेल नहीं खाता है। एक अन्य जो बात है उसमें भी विभिन्नता विषमता हमें दिखाई देती है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने के लिए इन विद्वानों को भाषा संबंधी विषमता है। रासो में अरबी और फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जिनका उस समय प्रयोग नहीं होता था। रासो की भाषा चंद के समय की नहीं है, अपितु 16वीं शताब्दी की है। भाषा की दृष्टि से निराश होना पड़ता है। ये विद्वान मानते हैं कि रासो एक जाली ग्रंथ है, इसलिए चंद पृथ्वीराज का समकालीन नहीं हुआ है। यदि वह उसके समकालीन होता तो उसमें इतनी अशुद्धियां न होती, इसलिए ये पुस्तक सर्वथा अप्रमाणिक मानते हैं वो। अब आ जाते हैं इसको प्रमाणिक मानने वाले साहित्यकारों के विषय में। कुछ हमारे साहित्यकार जो है
इस रचना को, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। इस दल में श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोतीलाल मेनारिया और मिश्र बंधु हैं। इन्होंने जो है इसकी अप्रमाणिकता का खंडन किया है और इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। वो तर्क देते हैं कि पृथ्वीराज की माता के नाम दो हो सकते हैं, एक मायके का और दूसरा ससुराल का। राजपूत कुल अग्निकुंड से पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जिस पृथ्वीराज विजय के आधार पर इस पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना गया है, वो पुस्तक स्वयं ही अप्रमाणिक है। चंदवरदाई लाहौर में रहता था और मुसलमान लाहौर में 7वीं शताब्दी में आ गए थे। चंदवरदाई ने उर्दू फारसी के शब्द सीखे होंगे और उनका प्रयोग रासों में किया होगा। यदि ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, ये दूसरा ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय अन्य ग्रंथ है, में चंदवरदाई का नाम नहीं आया है, तो उसका कारण चारणों की शत्रुता हो सकती है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है वो हमें ये बताते हैं कि एक आनंद संवत की भी ये कल्पना करते हैं। आनंद का अर्थ है 90। यदि 90 साल रासों के संवतों में जोड़ दिए जाएं तो सारी घटना ठीक बन जाती है। अब तीसरा दल हमारा आ जाता है ऐसे साहित्यकारों का जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस दल के अंदर आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा, कविराज मोहन सिंह आदि। इन आलोचकों का कहना है कि रासो का काव्य 10वीं शताब्दी के साहित्य के काव्य रूप से संबंध रखता है। उसकी संवाद प्रवृत्ति संदेश रासक के समान है। इस पुस्तक में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य की प्रवृत्तियां भी दिखाई देती है। रासो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु काव्य ग्रंथ है, इसलिए उसमें अतिशोक्ति आ सकती है। यदि उसमें शुक और शुकी के संवाद रख लिए जाएं और बाकी के निकाल दिए जाएं तो यह पुस्तक प्रमाणिक सिद्ध होती है। इस विवाद से यह निष्कर्ष निकलता है कि रासो की प्रामाणिकता के विषय में कई मत प्रचलित है। हमारे मत में रासो सर्वथा अप्रमाणिक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रचना को दूसरे के नाम से लिख देना असंगत लगता है। यह तो माना जा सकता है कि चंद ने ऐतिहासिक तथ्यों को परिवर्तित किया हो। अतः जब तक और कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती तब तक पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ही समझा जाए। तो हमने बारी बारी से तीनों ही प्रकार के मतों का इसमें अध्ययन किया है। इनके विषय में जाना है कि कुछ हमारे साहित्यकार इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ इसको अप्रमाणिक मानते हैं और कुछ साहित्यकार पृथ्वीराज रासो को न तो पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं और न ही प्रामाणिक मानते हैं। अतः वे इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं और ये भी हमें सुझाव देते हैं कि जब तक कोई पूरी तरह से ये साबित ना हो जाए कि ये एक जाली रचना है तब तक हमें इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मान लेनी चाहिए। तो ये थी हमारी पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं। चंदवरदाई के विषय में जितना पृथ्वीराज रासो से हमें ज्ञात होता है उसके आधार पे और विद्वान आचार्यों के द्वारा दिए गए, साहित्यकारों के द्वारा दिए गए वक्तव्यों के आधार पर उनका जीवन चरित्र बताने की चेष्टा और इसकी विशेषताएं, प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता पर हमने चर्चा की। और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन से हम सभी लाभान्वित होंगे, आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।